हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो आज हम एक नया टॉपिक इसका स्टार्ट करेंगे, लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। व्हाट डू यू मीन बाय द लिमिट ऑफ अ फंक्शन? तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कुछ बेसिक डेफिनेशन, कनेक्टेड सेट, डिसकनेक्टेड सेट क्या होता है, फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको करवाई थी उस पर। चलिए आज पढ़ेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो चलिए सीधे डेफिनेशन पे जाते हैं। लेट absurd be a function of complex, be a function of the complex variable z, then L, and L of course ये L भी क्या होगा यहाँ पर, ये complex number होगा। So then L is said to be a limit then L is said to be a limit of absurd if for any epsilon positive, there exists delta positive such that absurd minus L mod is less than epsilon whenever z minus is, then L is said to be the limit. Then L is said to be the limit of a function absurd, और लिमिट हम किसी पॉइंट पर निकालते हैं, ठीक है, लिमिट हम किसी पॉइंट पर निकालते हैं। तो let absurd be a function of complex variable, then L is said to be the limit. It is said to be a limit of absurd at a point z is equal to a if for any epsilon positive there exists delta positive such that mod of f of z minus L is less than epsilon whenever z minus a mod is less than delta। अब देखो, जो आपने पढ़ा है ना, आपके 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल। वहां पर आप देखते थे ऐसे, आपको कोई पॉइंट था x यहां पर, और यहां पर कोई फंक्शन थी f ऑफ x। तो जब आप यहाँ इस पॉइंट A को आप यहाँ से अप्रोच करते थे, x यहाँ से अप्रोच होता था, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो आप बोलते थे कि यहाँ पर लिमिट L है। तो जब आप यहाँ पर अप्रोच होगे ना, व्हाट विल हैपन टू दिस वैल्यू, देखो मैं x को आगे चढ़ाऊंगा, fx का क्या होगा। तो इस पॉइंट पर अगर देखोगे fx L की तरफ चला जा रहा है, तो जब मैं x को लूँगा टुवर्ड्स A, व्हाट हैपन्स टू द वैल्यू ऑफ fx, इट अप्रोच टुवर्ड्स L। चलिए अगर लेफ्ट साइड से आता, तो पहले तो वैल्यू ये था, ये तो यहाँ से भी इसको अप्रोच हो रहा है। तो फिर हम बोलते थे f of x माइनस L mod दैट इज लेस देन एप्सिलॉन whenever x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब आप x अप्रोच होगा टुवर्ड्स a, व्हाट हैपन्स टू fx, fx अप्रोचेस टुवर्ड्स l। और एक बात, यहां पर आप चाहे लेफ्ट साइड से आओ चाहे राइट साइड से आओ, तो हमेशा वैल्यू l ही निकलना चाहिए। जैसे आप वहां पर पढ़ते थे ना, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू a प्लस fx इट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आने चाहिए, और ये L के बराबर ही आना चाहिए। फिर आप बोलते थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब आप A को राइट साइड से अप्रोच हो या लेफ्ट साइड से अप्रोच हो, तो दोनों जरिए से जो fx होगा ये होगा अप्रोच टुवर्ड्स L। तो तब आप कहते थे कि जो fx है इसका लिमिट L है एट पॉइंट x इज इक्वल टू A। तो एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस, तो जब ये z होगा ना अप्रोच टुवर्ड्स a, वाई a भी क्या होगा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो व्हेनेवर दिस z अप्रोचेस टू a, और यहां पर हम a को ऐसे भी लिख सकते हैं z a, b, ठीक है, बिकॉज a z किस टाइप का होगा,
z होगा इस टाइप का a प्लस आयटा b। ठीक है, तो इस z a प्लस आयटा b को मैं सिंपली z1 लिख सकता हूं। फिर मैं तुम्हें यहां पर लिख सकता हूं z1। तो जब ये z1 का अप्रोच होगा, अगर f ऑफ z l की तरफ अप्रोच होगा, इसका मतलब इसका लिमिट क्या है, l। तो ये ऐसी बात है यहां पर। तो देखो z माइनस z1, आपको पता है मॉड z क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द सर्कल। तो आप मान लीजिए यहां पर z है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से आपके पास यहां पर z, और यहां पर z1 है, और दिस डिस्टेंस इज डेल्टा। इसका मतलब क्या है, यहां पर आप कहीं से भी अप्रोच हो सकते हो। देखो यहां पर हम लेफ्ट और राइट साइड से क्यों अप्रोच होते हैं, बिकॉज एक रियल लाइन पर हमारे पास दो ही डायरेक्शंस होती हैं। लेकिन जब आप प्लेन में बात करोगे, प्लेन में आपके पास बहुत सारे डायरेक्शंस हो सकती है। आप अगर आपके पास कोई पॉइंट प्लेन में है a, b, यहां से आपको इसको अप्रोच होना है, तो यू कैन अप्रोच इट इन इनफाइनाइटली मेनी वेज। आप यहां से भी अप्रोच हो सकते हो, कोई यहां से अप्रोच होगा, कोई सर्कल के जरिए से अप्रोच होगा। तो कितने डायरेक्शन में आप अप्रोच हो सकते हो, यू कैन अप्रोच इन इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शन। लेकिन यहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसीलिए डिफाइन करते हैं बिकॉज यहां पर हमारे पास दो ही डायरेक्शन हैं। फिर हम बोलते हैं कि लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा अगर हम एक्स ए को अप्रोच हो और वो एक्स पे डिपेंड ना करे, वो एक्स की डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे। आप राइट साइड से आओ या लेफ्ट साइड से आओ, वैल्यू एक ही आएगा। तो यहां पर भी एग्जैक्टली बोलोगे लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा कब, जब आप इस पॉइंट z1 को अप्रोच करोगे इन वट एवर डायरेक्शन। आप किसी भी डायरेक्शन में इसको अप्रोच करो, आपको वैल्यू हमेशा f ऑफ z कहां पर मिलेगा, वो l की तरफ से, वो l की वो जो यहां पर ये वैल्यू l है ना, इसी को अप्रोच करेगा। तो जब यहां पर आप z कोई भी पॉइंट यहां पर लोगे तो z यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा। तो किसी भी तरीके से आप इसको अप्रोच करो। तो यहां पर आपको जो l है ना, तो f ऑफ z इसको अप्रोच होगा और लेस देन डेल्टा। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है जब आप z1 के क्लोज जाएगा, डेल्टा इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एंड एप्सिलॉन इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो जब z1 को अप्रोच होगा, इसका मतलब जब z1 के बहुत क्लोज जाएगा तो fz l के बहुत क्लोज जाएगा। और यहां पर हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज प्लेन में हमारे पास बहुत सारे डायरेक्शन है। लेकिन जब फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल की बात होती है, वहां पर हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इसीलिए डिफाइन करते थे बिकॉज वहां पर दो ही डायरेक्शन है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। और फिर हम बोलते थे लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा इफ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एल। इसका मतलब जो इस फंक्शन का वैल्यू आना चाहिए कहां पर, whenever x approaches to a, it should be equal to n and it should not be depend on direction. तो it should be independent of direction. अब पॉजिटिव ऑफ x is equal to a प्लस से जाओ या a माइनस से जाओ, मीन आप राइट साइड से जाओ या लेफ्ट साइड से जाओ, वैल्यू एक ही निकलेगा। अगेन यहां पर भी वैसी ही बात है। तो लिमिट आप बोलोगे तब एग्जिस्ट करेगा जब आप z1 को अप्रोच करोगे किसी भी डायरेक्शन में। यहां पर हम नहीं बोल सकते लेफ्ट एंड राइट, किसी भी डायरेक्शन में, बिकॉज प्लेन में पॉइंट को अप्रोच करने के लिए आपके पास इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शंस है। यहां पर दो ही डायरेक्शंस थे, हम बोलते थे राइट साइड से आएंगे या लेफ्ट साइड से आएंगे, वैल्यू एक क्या आएगा। तो यहां पर भी एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन्स आप z1 को इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शन से अप्रोच हो, किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच हो, अगर वैल्यू हमेशा l ही निकले। इसका मतलब ये अगर आप मान लीजिए आपके पास z है, ये है z और ये z1 है। अगर आप स्ट्रेट लाइन से अप्रोच होंगे और यहां पर f ऑफ z l की तरफ अप्रोच होगा, चाहे इस डायरेक्शन से आओ, इस डायरेक्शन से आओ, कोई बोलेगा मैं इस डायरेक्शन से आऊं, तो किसी भी डायरेक्शन से आए यहां पर ये एफ हमेशा किसकी तरफ अप्रोच होगा, एल की तरफ। तो आप बोलोगे ये एल इसका लिमिट है। तो क्या बोलोगे, एल क्या होगा, लिमिट। लेकिन कब, जब z1 को आप अप्रोच करोगे इन वट एवर डायरेक्शन, जो आप डायरेक्शन चाहो, एफ ऑफ z हमेशा किसके बराबर निकलना चाहिए, एल के बराबर। मीन एफ ऑफ z एल को अप्रोच होना चाहिए। फिर आप बोलोगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर ये डायरेक्शन पे डिपेंड हो गया तो आप बोलोगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि आप फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल में बोलते थे, अगर आप बोलते थे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू L1 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू L2, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रहे थे, फिर आप क्या बोलते थे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब जब आप ए को अप्रोच होगी, ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे, डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे। इसका मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पर भी एग्जैक्टली वैसी ही बात है। चलिए कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे। अब आपको क्वेश्चन से क्लियर होगा मैं बोल क्या रहा हूं। तो आप शॉर्ट में याद रखना कि लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा जब आप पॉइंट को अप्रोच करोगे ना प्लेन में
दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। आप जिस डायरेक्शन में अप्रोच करना चाहो कर सकते हो और वैल्यू हमेशा सेम ही निकलेगा। अगर डिफरेंट डायरेक्शन के लिए डिफरेंट वैल्यूज निकल रहे हैं, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा इस पॉइंट पर। और फिर आपको पता है सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखते हैं। सिंबॉलिकली वी राइट इट एज, कैसे लिखते हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू z1, हम बोलते हैं लिमिट z अप्रोचेस टू z1 f ऑफ z किसके बराबर निकलेगा, l के बराबर है। और लिमिट z अप्रोचेस टू a कामा b f ऑफ z इज इक्वल टू l। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं डिफाइन कर सकते, बिकॉज यहाँ पर जब आप प्लेन में अप्रोच होगे ना टुवर्ड्स द पॉइंट, बिकॉज z अल्टीमेटली कहाँ पर है, z आपके प्लेन में है, यहाँ पर a कामा b यहाँ पर है और z कोई भी पॉइंट यहाँ पर है। जरा आप अप्रोच करो, आप स्ट्रेट भी जा सकते हो, इस ऐसे भी जा सकते हो या ऐसे भी जा सकते हो। कोई बोलेगा मैं ऐसे ही जाऊंगा, पहले ऐसे तो यू कैन अप्रोच इन इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शन। और लेकिन वैल्यू हमेशा आपका एफ ऑफ जेड एल की तरफ ही जाना चाहिए। डायरेक्शन आप कुछ भी चूज करो तो तब आप बोलोगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा आप बोलोगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे एक्सरसाइज, show that the limit of the following functions does not exist। चलिए हम ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। तो हम देंगे क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट z अप्रोच टू 0। z अप्रोच टू 0 का मतलब क्या है, z अप्रोच टू ऑरिजिन 0 कमा 0। 0 यहां पर रिप्रेजेंट करेगा 0 प्लस 0 आयोटा, तो दिस इज z डिवाइड बाय मॉड z। तो ये आपके पास यहां पर है कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए हम देखेंगे क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अब देखो, अब z कहां पर अप्रोच कर रहा है, z अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स 0। तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, ये लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा जब आप 0 को अप्रोच होगे और वो डिपेंड नहीं करेगा डायरेक्शन पे। अगर डिपेंड करेगा ना डायरेक्शन पे, हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, अगर डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 z इज कॉल्ड मॉड ऑफ, तो लिमिट व्हाट इज दिस z इज इक्वल x प्लस आयोटा y एंड डिवाइड बाय मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो z अप्रोच हो रहा है टुवर्ड्स 0। z कब अप्रोच होगा टुवर्ड्स 0, जब x कामा y अप्रोच होगा टुवर्ड्स 0। और समझ आ रहा है, x कामा y अप्रोच होगा 0 कामा 0। देखो आपके पास कोई z है, z अगर अप्रोच होगा टुवर्ड्स 0 किसी भी डायरेक्शन में जाए, चाहे इस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में जाए, ऐसे जाए, तो जब इस 0 की तरफ अप्रोच होगा व्हाट हैपेंस टू x भी 0 की तरफ जाएगा, y भी 0 की तरफ जाएगा। इसका मतलब z अप्रोच टू 0 इंप्लाइज x कामा y टुगेदर अप्रोच 0 कामा 0। ठीक है, तो लिमिट x कामा, चलिए मैं अब एक पाथ यहां पर चूज करूंगा। चलिए मैं एक पाथ चूज करूंगा। पुट y इज इक्वल टू mx। चलिए इस पाथ से मैं आऊंगा स्ट्रेट, तो यहां पर मैं कोई कर्व लूंगा ऐसे लाइन। ठीक है, y इज इक्वल टू mx वायर when x approaches to 0, तो what happens to y, अगर यहां पर x में 0 की तरफ अप्रोच होगा, y भी क्या होगा, ये भी 0 की तरफ अप्रोच होगा। सो दैट जरा देखो क्या मिलेगा आपको। तो पुट y इज इक्वल टू mx व्हेन x अप्रोच टू 0, y अप्रोच टू 0, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट z अप्रोचेस टू 0, दिस इज z डिवाइड बाय मॉड z। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, बिकॉज जब x होगा 0 y ऑटोमेटिकली 0 होगा। कैसे, यहां पर है x प्लस आई, व्हाट इज दिस, दिस इज mx, दिस इज x
और मॉड ऑफ एक्स आपको पता है किसके, मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन वाई किसके बराबर है, वो है बराबर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। तो मैं लिख सकता हूं इसको लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, जरा यहां से एक्स कॉमन निकालो तो अंदर क्या रहेगा 1 प्लस आयोटा एम, और नीचे क्या है, यहां पर एक्स स्क्वायर बाहर निकालो, यहां पर स्क्वायर रूट है तो बाहर भी निकलेगा एक्स, तो अंदर क्या रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल, इसका मतलब आपको क्या निकला 1 प्लस आयोटा एम डिवाइड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये एम क्या है जरा देखो, एम इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, एम इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो एम इस लाइन का क्या है, एम इस लाइन का स्लोप है, तो ये इस लाइन का क्या है, ये इस लाइन का स्लोप है। देखो जरा अगर मैं एम का वैल्यू यहां पर डालूं 1, आपको एक वैल्यू निकलेगा, एम का वैल्यू डालूं 0, एक और वैल्यू निकलेगा, तो एम का वैल्यू डालूं 2, एक और वैल्यू निकलेगा। इसका मतलब जब z को अप्रोच हो रहा है ना टुवर्ड्स 0, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन एम, इट डिपेंड्स ऑन एम का मतलब क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ। तो इसका मतलब अब जब इस डायरेक्शन, अगर आप 1 डालोगे वैल्यू, इसका मतलब इस डायरेक्शन से आओगे, कुछ और डालोगे इस डायरेक्शन से आओगे, अगर आप इस डायरेक्शन से आओगे, इस डायरेक्शन से आने का मतलब क्या है, यहां पर मैं m पुट करूंगा टुवर्ड्स 0, जब m पुट करूंगा 0 यहां पर एक और वैल्यू आएगा, जब m पुट करूंगा 1 तो एक और वैल्यू आएगा, जब m पुट करूंगा मैं कोई भी दूसरा वैल्यू, ये यहां से आऊंगा, इसका मतलब क्या है, आप m का वैल्यू चेंज करते जा रहे हो, इसका मतलब यहां पर क्या है, यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, बिकॉज y इज इक्वल mx, कौन सी लाइन है, y इज इक्वल mx, ये लाइन है, m रिप्रेजेंट करेगा स्लोप, जब स्लोप होगा तो चेंज होगी ना ये लाइन, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो जब डायरेक्शन चेंज होगा इसका मतलब क्या है, वैल्यू यहां पर चेंज होगा, इसका मतलब जब ये z अप्रोच करेगा टुवर्ड्स 0, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है पाथ पर, इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। तो आप क्या लिखोगे, विच, तो ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब जब m का वैल्यू आप डिफरेंट डालोगे तो आपको डिफरेंट वैल्यूज निकलेगी। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। तो आप बोलोगे विच डिपेंड्स on m, which depends on m and is different for different values, and is different for different values of m. So limit z approach to 0, z divided by mod z does not exists, तो आप बोलोगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जब भी आपको लिमिट देखना होगा ना, क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या नहीं करेगा, आपको सिंपली देखना है, अगर ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो आप बोलोगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अगर समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिए, तो अकॉर्डिंगली मैं वहां पर आपको बोल दूंगा कि अगर कोई कन्फ्यूजन आपको रह रहा है तो मैं वहां पर आपको कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा। और हाँ, एक बात, प्रेस द लाइक बटन और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, उनका भी कुछ बेनिफिट होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, अब एक और क्वेश्चन करेंगे। अब देखो हम एक और क्वेश्चन करेंगे, चलिए ये देखेंगे, लिमिट z अप्रोचेस टू, चलिए एक और क्वेश्चन कर, चलिए देखेंगे, लिमिट z अप्रोच टू 0 f ऑफ z, वायर f ऑफ z आपको ऐसे दी गई है, f ऑफ z इज डिफाइंड लाइक दिस इज रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड ऑफ z स्क्वायर, z इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ये 0 के बराबर होगा जब z 0 के बराबर है। सॉल्यूशन, अब देखेंगे हम क्या करेंगे, हम देंगे, हमें बोलना कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हम दिखाएंगे कि ये भी पाथ पे डिपेंड करेगा। तो पुट y इज इक्वल टू mx सो दैट
x approach to 0 when, so that y approaches to 0, y approaches to 0 when x approach to 0. Therefore limit z approaches to 0 f of z. इसका मतलब लिमिट z approaches to 0 का मतलब x, y approaches to 0, 0. अप्रोच टू 0, 0 का मतलब क्या, ये 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है लेकिन 0 के बराबर नहीं है। तो उस वक्त देखो z नॉट इक्वल, इसका मतलब यहां पर z अप्रोच हो रहा है टुवर्ड 0 लेकिन z 0 के बराबर नहीं है। तो जब z 0 के बराबर नहीं है तो f ऑफ z इसके बराबर है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर, दैट इज दिस इज मॉड ऑफ z स्क्वायर, और यह आएगा लिमिट x, y अप्रोच टू 0, 0। आज बहुत गर्मी है। दिस इज रियल पार्ट ऑफ व्हाट इज z, मैं लिख सकता हूँ x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज x प्लस आयोटा y मॉड स्क्वायर। तो मैं लिखूं इसको, दिस इज लिमिट x, y अप्रोच 0, 0। दिस इज, चलिए जरा इसका आप स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, आपको आएगा देखो x स्क्वायर, फिर आपको आएगा आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस y स्क्वायर, फिर आपको आएगा 2 आयोटा एक्स वाई। तो रियल पार्ट उसका क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। तो इसका रियल पार्ट आएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट आएगा 2xy। तो लेकिन हमें चाहिए क्या, रियल पार्ट। तो मैं लिखूं यहां पर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और नीचे यहां पर क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर, बिकॉज मॉड स्क्वायर किसके बराबर होता है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लिमिट मैं लिखूं इसको x अप्रोच टू 0, यहां पर लिखूं x स्क्वायर माइनस m स्क्वायर x स्क्वायर, बिकॉज हमने ये पाथ चूज की ना, y इज इक्वल टू mx, स्ट्रेट पाथ, x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं दिस इज लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस m स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, यहां से x स्क्वायर कॉमन निकालो, नीचे से भी x स्क्वायर कॉमन निकालो, x स्क्वायर विल गो, तो x डालो यहां पर 0, इट इज फ्री फ्रॉम लिमिट, तो यहां पर वैल्यू आएगा 1 माइनस m स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। अगेन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये m पे डिपेंड कर रहा है। तो m क्या है यहाँ पर, स्लोप, इसका मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो डायरेक्शन चेंज करोगे तो यहाँ पर वैल्यू चेंज होगा। तो विच डिपेंड्स ऑन m, which depends on m and is different for different values of m, और ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m के लिए आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। तो आप क्या बोलोगे, 10 लिमिट z अप्रोच टू 0 f ऑफ z, जो आपके पास ये फंक्शन ऐसी दी गई है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। where f of z is imaginary part of z divided by mod z, where z is not equal to 0 और यहाँ पर
z इज इक्वल टू 0, z नॉट इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। तो चलिए अगेन हम करेंगे, हमें पता है अगेन यहाँ पर हम कौन सी पाथ चूज करेंगे, y इज इक्वल टू mx, इट इज अंडरस्टूड नाउ। तो लिमिट z अप्रोच टू 0 f ऑफ z, मैं लिखूँ इसको लिमिट x कामा y अप्रोच टू 0 कामा 0। अब मैंने पहले ही बताया z कब 0 होगा, जब x कामा y 0 कम, अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 की तरफ अप्रोच होगा, इसका मतलब उसका रियल पार्ट भी 0 की तरफ अप्रोच होगा और इमेजिनरी पार्ट भी अप्रोच होगा टुवर्ड्स 0। अब f ऑफ z किसके बराबर है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय मॉड ऑफ z। अब मैं लिखूं इसको लिमिट x अप्रोच टू 0, चलिए पहले मैं लिख लेता हूं x कामा y अप्रोच टू 0 कामा 0। अब व्हाट इज दिस, this is imaginary part of x plus iota y, because z is equal to x plus iota y divided by x plus iota y mod। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं this is limit x approach to 0, x approaches to 0। अब what is imaginary part of x plus iota y, that is y divided by यहां पर mod, यह आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। और हम जानते हैं 0 कामा 0। अब हम पाथ चूज करेंगे y इज इक्वल टू mx, तो क्या लिखूंगा मैं लिमिट x अप्रोच टू 0, यहाँ पर mx और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर। तो यह आपको आएगा लिमिट x अप्रोच टू 0, दिस इज mx डिवाइड बाय x स्क्वायर, आपको यहाँ पर आएगा 1 प्लस m स्क्वायर। इस x स्क्वायर को स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर सिंपली x बचेगा और x कैंसिल होगा और आपको सिंपली यहाँ पर मिलेगा m डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। तो क्या ये m पे डिपेंड कर रहा है, यस ये डिपेंड कर रहा है m पर। तो आप क्या बोलोगे, विच डिपेंड्स ऑन m, which depends on m and is different for different values of m। so 10, तो जो आपका ये है 10 लिमिट z अप्रोच टू 0 f ऑफ z, और f ऑफ z आपको फंक्शन दी गई इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय मॉड z व्हेन z इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0 व्हेन z इज इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप बोलोगे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो जब आप किसी पॉइंट को अप्रोच होगे और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन पे नहीं करेगा, दैट मीन्स वो डिपेंड डायरेक्शन पे करेगा, इसका मतलब वहां पर आप बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ अगेन मैं बताऊंगा जो फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल है वहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफाइन करते हैं, क्योंकि वहां पर दो ही डायरेक्शन है, यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शन है। वहां पर दो ही डायरेक्शंस होने का मतलब क्या था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आना चाहिए, मतलब वहां पर भी इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। लेकिन वहां पर तो दो ही डायरेक्शंस थी, लेकिन वहां पर भी आपको एफ ऑफ एक्स अप्रोच होगा टुवर्ड्स एल, चाहे आप एक्स को राइट साइड से अप्रोच करो ए को या लेफ्ट साइड से। तो यहां पर भी ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन आना चाहिए, वहां पर भी इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन आना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसा वहां पर हम फिर लिमिट की बात पढ़ते थे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, यहां पर भी हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। So let fz be a function of complex variable z, then fz is said to be continuous,
at z is equal to a at z is equal to z1 at z is equal to z1 वर आपको z1 पता है ये क्या है a comma b that is a plus iota b is said to be continuous at z is equal to z1 if for any epsilon positive there exists delta positive such that आपको जो f of z माइनस f of z1 mod वो आएगा लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक छोटा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसका मतलब f of z अप्रोच होगा टुवर्ड्स f of z1 कब? whenever z माइनस z1 लेस देन डेल्टा। तो सिंबॉलिकली हम क्या लिखते हैं? सिंबॉलिकली तो हम लिखेंगे लिमिट z अप्रोचेस टू z1 f ऑफ z ये होता है बराबर f ऑफ z1। जैसे वहां पर भी आप पढ़ते थे, अगर आपको याद होगा लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x ये किसके बराबर होना चाहिए? f ऑफ a के बराबर। तो फिर आप बोलते थे कि यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन पहले लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। ये कब एग्जिस्ट करेगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। इसका मतलब x को जब a की तरफ अप्रोच होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। आप x को पॉजिटिव डायरेक्शन से अप्रोच करो या नेगेटिव डायरेक्शन से अप्रोच करो, f ऑफ x का एक ही वैल्यू आएगा। अगर वो वैल्यू f ऑफ a के बराबर आया तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस। एग्जैक्टली हेयर द सेम केस। लेकिन यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बहुत सारे डायरेक्शंस हैं किसी पॉइंट के अप्रोच करने के लिए इन ए प्लेन। तो चलिए इस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। show that the functions cos z and sin z। आपने पढ़ा है sin x और cos x, वहां पर x था रियल वेरिएबल, यहां पर z क्या है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। आपने पढ़ा है वहां पर cos x क्या शासा? cos x क्या होता है? cos x आपका इसका ग्राफ ऐसा आता है, cos इसका ग्राफ ऐसे आता है और साइन का भी ऐसे आता है। तो ग्राफ से ही पता चल रही है क्या है? हमेशा ये कंटिन्यूस होता है। तो एग्जैक्टली ये भी कंटिन्यूस होता है। चलिए शो दैट द फंक्शंस cos and sin आर कंटिन्यूस। सॉल्यूशन व्हाट इज cos z? मैं इसको लिखूं cos ऑफ x प्लस आइटा y। तो मैं लिखूं इसको cos z को cos ऑफ x प्लस आइटा y। तो यहां पर मैं लिखूं इसको cos ऑफ a cos b, cos a cos b किसके बराबर है? cos a cos b प्लस माइनस sin a sin b। दिस इज cos x। व्हाट इज cos ऑफ ix? इसको हम लिखते हैं cos हाइपरबोलिक y। आई होप इट्स क्लियर। आपको ये पता होगा हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होता है, आपने पढ़ा होगा हाइपरबोलिक फंक्शंस। अगर नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं अकॉर्डिंगली इस पे भी एक लेक्चर लाऊंगा। अगर किसी को ये हाइपरबोलिक फंक्शंस का पता नहीं है तो डू कमेंट कि इस पे लेक्चर दीजिए, तो अकॉर्डिंगली मैं इस पे एक लेक्चर दूंगा। शॉर्ट 10 मिनट का लेक्चर चढ़ेगा इस पर, शॉर्ट, बिकॉज उसमें इतना है ही नहीं। माइनस साइन एक्स एंड साइन ऑफ आई वाई वो आता है आई साइन हाइपरबोलिक वाई। तो ये साइन हाइपरबोलिक वाई किसके? ये साइन ऑफ आई वाई, आई यहां से बाहर निकलता है, याद रखना। साइन ऑफ आई एक्स, ये आई बाहर निकलेगा और साइन का बन जाता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब देखो व्हाट इज cos x? cos x is a continuous function and what is cos hyperbolic y? It is also a continuous function। चलिए मैं बता देता हूं ये cos y किसके बराबर होता है? cos hyperbolic y ये एक्चुअली e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइड बाई 2 इसके बराबर होता है, अगर यहाँ पर cos hyperbolic x होता है। अब ये साइन y दिस इज e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइड बाई 2 ये इसके बराबर होता है। ऐसे हम डिफाइन करते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस को। दिस इज द हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ cos, दिस इज द हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ
साइन। ज़रा मुझे बोलो ई पावर एक्स क्या है आपके पास? ई पावर एक्स कंटिन्यूस है, बिकॉज इसका ग्राफ ऐसे आता है ना, इसका ग्राफ कैसे आता है? एक्स जब होगा टुवर्ड्स, हाँ, ग्राफ ऐसे आता है ना। अब इसी तरह ई पावर माइनस एक्स, वो भी क्या होता है? वो भी कंटिन्यूस होता है। अब सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस क्या होता है? आप जानते हो सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस कंटिन्यूस, तो डिवाइड बाई टू करोगे, इसका मतलब ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। अब देखो ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस। अब जानते देखो कॉस क्या है आपके पास? कॉस आपके पास कंटिन्यूस है, ये भी क्या है? दिस इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस क्या होगा? अगेन दैट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। अब यहाँ पर साइन भी कंटिन्यूस और साइन हाइपरबोलिक वाई भी कंटिन्यूस, साइन एक्स भी अगर कंटिन्यूस है, साइन हाइपरबोलिक वाई भी कंटिन्यूस है, इनका प्रोडक्ट करेंगे वो भी क्या आएगा? वो भी कंटिन्यूस फंक्शन आएगा। अब ये भी कंटिन्यूस फंक्शन और ये भी कंटिन्यूस फंक्शन, इनकी डिफरेंस करेंगे वो भी कंटिन्यूस फंक्शन आएगी, बिकॉज हम जानते हैं सम डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन। इसका मतलब इनकी जो डिफरेंस होगी वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होगी। इसका मतलब क्या है? cos x भी कंटिन्यूस फंक्शन होगी। एंड व्हाट इज साइन z? तो मैं लिखूं इसको, हम इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक, बट ये शॉर्ट प्रूफ है। इसको मैं लिखूं साइन ऑफ x प्लस आयटा y। What is sin A plus B? That is sin A cos B plus cos A, cos A के बल यहाँ पर x, sin B, तो मैं लिखूँ इसको दिस इज sin x, और यहाँ पर मैं लिखूँ इसको दिस इज cos y माइनस आयोटा cos x, दिस इज sin y। तो अगेन जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट बोला मैंने, एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही आर्ग्यूमेंट आएगा। तो डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन आल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन, इसका मतलब साइन z इज आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। सो इसका मतलब क्या है? cos z भी कंटिन्यूस फंक्शन है और साइन z भी कंटिन्यूस फंक्शन है, एंड दिस इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z। z का वैल्यू कुछ भी वैल्यू डालो, ये हमेशा कंटिन्यूस ही आएगा। show that the following functions show that the following functions are not continuous। वैसे ये तो आपको आएंगे, अब अभी जो हमने फंक्शंस की वही उन्हीं के बारे में बात होगी। नंबर 1, imaginary part of z divided by mod z, z not equal to 0, और यहाँ पर बिहेवियर z इज इक्वल टू 0 के अराउंड चेंज हो रहा है, तो हमें यहीं पर चेक करेंगे। तो हम कंटिन्यूटी कहाँ पर चेक करेंगे? z इज इक्वल टू 0 पर इसकी। दूसरा, f of z is equal to real part of z square divided by mod of z square not equal to 0, z is equal to 0। क्या लगा है आपको? क्या ये कंटिन्यूस होंगे? क्या लग रहा है आपको? क्या ये कंटिन्यूस होंगे? अभी मैंने दोनों क्वेश्चंस किए थे और मैंने बोला था कि लिमिट अराउंड x इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। मैंने किया था ना, ये भी अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, क्या लिमिट एट z इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट कर रहा था इस फंक्शन के लिए? नहीं, ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा था। अब जब ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब कंटिन्यूटी की बात ही नहीं आएगी। तो अभी खुद कर सकता है, आई थिंक। अब यहाँ पर जो एफ ऑफ जेड ये है, ये क्वेश्चन भी मैंने अभी किया था। मैंने यहाँ पर जो लिमिट निकाला था अराउंड z इज इक्वल टू 0 एट z इज इक्वल टू 0, वो भी किस पे डिपेंड कर रहा था? वो भी
डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा था, इसका मतलब यहां पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन भी कंटिन्यूअस नहीं होगी। इसका मतलब जो ये फंक्शन है ये क्या होंगी, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस हैं at z is equal to 0, because at z is equal to 0 लिमिट ही इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं आएगी। आई होप इट इज क्लियर। आई विल स्टॉप हियर। तो चलिए आज लंबा लेक्चर हो गया। आई होप आपको जो मैंने आज कंटेंट्स पढ़ा ये आपको समझ आए होंगे। तो और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस। बाय बाय, थैंक यू।